Hello students, today we are going to start our next chapter in ninth class, that is force and laws of motion. In the previous chapter we studied about the motion of a body in a straight line, but we didn't discuss about the cause behind the motion of the body. What? We didn't discuss about the cause of motion, that is behind the motion. So in this chapter we will study what is the cause behind the motion. इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? वो कारण जिसके कारण से मोशन होता है. सो लेट्स वी स्टार्ट अवर चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. सो इन दिस चैप्टर आवर फर्स्ट हेडिंग इज फोर्स. व्हाट इज फोर्स? अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स को हम सिंपली कह सकते हैं कि किसी को अगर हम धक्का मार रहे हैं या किसी चीज़ को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं तो उसमें हमें फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत होती है, या ये काम जो है वो फोर्स के कारण ही होते हैं. तो हम सिंपली कह सकते हैं पुल और पुश ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. किसी भी बॉडी को खींचना या उसको धक्का मारना ये केवल फोर्स के कारण ही पॉसिबल हो पाते हैं. यानी कि हम क्या कह सकते हैं फोर्स की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो फोर्स हम कह सकते हैं फोर्स इज एन एफर्ट. फोर्स क्या है? एक एफर्ट है. फोर्स इज एन एफर्ट which makes the stationary object objects move or moving object stops फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एफर्ट विच मेक्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव. रुकी हुई चीज़ों को फोर्स के द्वारा चलाया जा सकता है और मूविंग ऑब्जेक्ट्स स्टॉप, और चलती हुई चीज़ों को रोका जा सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बात करूं तो सपोज कीजिए ये एक ब्लॉक रखा हुआ था. इस ब्लॉक पर मैंने इस साइड से एफर्ट लगाया तो ये ब्लॉक कहाँ चला जाएगा? ये इस डायरेक्शन में आगे की तरफ चला जाएगा. यानी कि मेरे इस डायरेक्शन में एफर्ट लगाने पर ये बॉक्स कहाँ जाएगा? ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में आगे चला जाएगा. तो हम कह सकते हैं सिंपली कि मैंने इस ब्लॉक पर क्या अप्लाई किया है? फोर्स अप्लाई किया है. विदाउट अप्लाइंग फोर्स वी कांट मूव दिस ब्लॉक. यानी कि लास्ट चैप्टर में हमने जो मोशन के बारे में पढ़ा था तो मोशन जो है उसके पीछे कारण है केवल और केवल फोर्स. बिना फोर्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आ सकता है. अगर उनमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं हो सकता है. तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि फोर्स के कारण क्या आ रहा है? मोशन आ रहा है. यानी कि हम क्या ले सकते हैं? फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन. फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन. किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का क्या कारण है? उसके पीछे कारण है उस पर अप्लाई होने वाला फोर्स. अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट्स आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स क्या कर सकता है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके द्वारा क्या क्या इफेक्ट्स क्रिएट होंगे उस ऑब्जेक्ट पर. तो हम हेडिंग बनाते हैं नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? तो नंबर 1 इफेक्ट है फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है फोर्स. अगर सामने से कोई बॉल आ रही है, सपोज करो ये एक बॉल है और ये इधर से फोर्स लगाने के बाद ये इस डायरेक्शन में आ रही थी और यहाँ से किसी ने दूसरा एफर्ट लगा दिया तो क्या हो जाएगा? ये बॉल क्या हो जाएगी? यहाँ पर रुक जाएगी. ठीक है. दूसरा क्या कर सकता है? फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, जो कि अभी हमने डेफिनेशन में जाना ही था. फोर्स कैन मूव a stationary body, रुकी
हुई ऑब्जेक्ट को फोर्स के द्वारा मूव कराया जा सकता है। थर्ड इफेक्ट क्या क्रिएट हो सकते हैं? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है? चलती हुई चीज़ों की स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। देख लीजिए कि अगर कोई फुटबॉल जा रही थी और फुटबॉल को जाते समय आपने और किक मार दी तो फुटबॉल की स्पीड क्या होगी? और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। तो हम लिख सकते हैं फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है। उसके बाद फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी कि चलती हुई ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है फोर्स। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। फोर्स कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है? शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप ले सकते हैं एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग को अगर आप पकड़ के खींचिए तो स्प्रिंग की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। सपोज कीजिए स्टार्टिंग में स्प्रिंग की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से होगी, लेकिन अगर आप इस पर फोर्स अप्लाई कर देंगे इधर से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से इसको आप पकड़ के खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी स्प्रिंग की जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करने पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में चेंज ला सकते हैं। तो ये कुछ इफेक्ट्स थे जो कि फोर्स के द्वारा क्रिएट होते हैं। अब नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ते हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स। मेनली फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फोर्स को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कितने भागों में? दो भागों। मेनली टू टाइप्स में जो है फोर्स डिवाइडेड है। कौन कौन से? नंबर 1 है बैलेंस फोर्स एंड नंबर 2 है अनबैलेंस फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? एक बैलेंस फोर्स और दूसरा अनबैलेंस फोर्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं बैलेंस फोर्स की। इसकी हम बात करेंगे पहले बैलेंस फोर्स। It is the force where the resultant of all the forces acting on a body is zero। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये फोर्स वो है जहां पर किसी भी बॉडी पर अप्लाई होने वाले फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। मैं आपको पहले रिजल्टेंट की बात करूं तो किसी भी ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए ये कोई ब्लॉक रखा हुआ था और इस ब्लॉक पर इधर से भी फोर्स लगाया गया, इधर से भी एफर्ट लगाया गया, दोनों साइड से एफर्ट लगाया गया है, ठीक है। अगर ये दोनों साइड के लगाए हुए एफर्ट क्या हो जाते हैं? रिजल्टेंट जीरो आता है इनका, तो क्या होगा? ये होगा बैलेंस फोर्स। रिजल्टेंट का मतलब क्या? कि जो फोर्स है वो जितने भी फोर्स लगाए जाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाने वाले जो फोर्सेस हैं उसका जो रिजल्टेंट फोर्स हम निकालेंगे तो दैट इज द सम ऑफ ऑल द अप्लाइड फोर्सेज ऑन दैट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाए जाने वाले जितने भी फोर्सेज हैं उन सभी का सम जो है उसके रिजल्टेंट को दर्शाता है। तो इस एफर्ट को मैं F1 मान लेता हूँ, इस एफर्ट को मैं क्या मान लेता हूँ? F2 मान लेता हूँ। तो F1 प्लस F2 जो होगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज दैट इज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाले सारे फोर्सेस का सम जो है वो रिजल्टेंट कहलाता है। हाँ, अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, दो अपोजिट डायरेक्शन पर इस्तेमाल होने वाले जो फोर्स हैं, जो एफर्ट हैं, वो
अपोजिट साइन से ही शो किए जाते हैं। यानी कि सपोज कीजिए कि अगर मैंने F1 को इस डायरेक्शन में प्लस माना है तो F2 जो फोर्स होगा वो किस में आएगा, आपका माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस। लेकिन बीच में जो साइन प्लस का आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि हम इन दोनों का क्या कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, यानी कि रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो बैलेंस फोर्स क्या है, मैं ले सकता हूँ इफ द रिजल्टेंट of all the applied force on an object is 0, then the force is called या इज नोन एज बैलेंस फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे उसको हम, बैलेंस फोर्स कहेंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ से 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, इस डायरेक्शन से भी 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे यहाँ पर देखिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 क्या है आपका 50 न्यूटन है, इसका सम किया, दूसरा क्या है F2 वो भी 50 न्यूटन का है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो वो माइनस में लिया जाएगा। तो आप देखें प्लस माइनस 50 जो है आपस में कैंसिल आउट होके रिजल्टेंट क्या बना लेंगे, रिजल्टेंट बना लेंगे 0। तो इस प्रकार का जो फोर्स है वो क्या कहलाएगा, आपका बैलेंस फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैलेंस फोर्स कहलाएगा। ठीक है, और एक कंडीशन और है यहाँ पर ध्यान दें, इफ ए नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, if a number of forces act on a body having uniform motion then the body remain in the uniform motion। यानी कि अगर कोई बॉडी पर अप्लाई होने वाले जितने ही फोर्स हैं उसके बाद भी बॉडी कैसी है, हैविंग यूनिफॉर्म मोशन देन द बॉडी रिमेन्स इन द यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि बैलेंस फोर्स जो है डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। यानी कि जो बैलेंस फोर्स क्या करता है, डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। बैलेंस फोर्स क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉक क्या है, दोनों साइड से बैलेंस फोर्स लगा हुआ था, तो ये ब्लॉक क्या है यहाँ पर रेस्ट में ही रहेगा। क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। और क्या कर सकता है, डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की भी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है बैलेंस फोर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बैलेंस फोर्स cannot change the state of rest। बैलेंस फोर्स जो है रेस्ट के स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। अब बात कर लेते हैं अनबैलेंस फोर्स की। किसकी बात कर लेते हैं, अनबैलेंस फोर्स की। अब अनबैलेंस फोर्स क्या है, where the resultant of applying force on an object can't be 0। जहाँ पर जो है रिजल्टेंट जो है किसी फोर्सेस के वो अगर 0 ना हो तो वो कंडीशन क्या होगी आपकी, वो कंडीशन कहलाएगी आपकी अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो मैं लिख दूँ इफ द नेट फोर्स acting on a body is not 0, then the forces are known as अनबैलेंस फोर्स। जहाँ पर जो है रिजल्टेंट 0 ना हो वो फोर्स क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा अनबैलेंस फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखूँ कि मैंने फिर से एक ब्लॉक बनाया, इस ब्लॉक पर मैंने यहाँ से भी एफर्ट लगाया, यहाँ से भी एफर्ट लगाया, लेकिन यहाँ से मैंने 50 न्यूटन का एफर्ट लगाया, यहाँ से मैंने 30 न्यूटन का एफर्ट लगाया। तो हम रिजल्टेंट अगर इसका निकालें तो हम देखेंगे कि क्या आएगा, 30 कि F1 मान लेते हैं इसको और इसको मान लेते हैं F2। तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2, ये F2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेंगे माइनस में ले लेंगे। तो ये किस में आ जाएगा, F इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का
20 न्यूटन। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि जीरो जो है, सॉरी एफ जो है वो जीरो नहीं आया है। दैट मीन्स ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स है आपका अनबैलेंस फोर्स। कैसा फोर्स है आपका, अनबैलेंस फोर्स। अब अगर मैं फोर्स की एसआई यूनिट की बात करूं, जैसे कि बार बार मैं यहाँ पर न्यूटन न्यूटन लिखता आ रहा हूं, तो फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। सिंपली मैं अगर फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या है, देखिए बात को समझ लें। हालांकि इसका डेरिवेशन अभी हम आगे करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि फोर्स क्या है। सपोज कीजिए कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक का कोई मास m है और यहाँ से मैंने एफर्ट लगाया, तो एफर्ट लगाने पर इसमें क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या, किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इनको कंबाइनली जो हम कहते हैं ऐसा यूनिट में, वो होती है हमारी क्या, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। और इसकी जो सीजीएस यूनिट है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, DYNE, डाइन। क्या होती है सीजीएस यूनिट, ये होती है डाइन। और मैं आपको बता दूं कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन। किसके बराबर होता है, 10⁻⁵ डाइन के। तो आपको मैंने बता दी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, दैट इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन एंड 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। किसके नियम, न्यूटन के नियम। न्यूटन ने मोशन और फोर्स के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। क्या किया था, न्यूटन ने फोर्स और मोशन के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए फोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विदाउट एन फोर्स एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इन मोशन। बिना किसी फोर्स के ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ सकता। तो इन्हीं रिलेशन को, यानी कि फोर्स और मोशन के रिलेशन को उन्होंने फॉर्मुलेटेड किया। क्या किया, फॉर्मुलेटेड किया, फॉर्मूलाज बनाए, इक्वेशंस बनाई और इनको 3 लॉज में रिलेट किया। इन सभी जो इक्वेशन थी इनकी, इन सभी मोशन को जो है लॉज को 3 लॉज में डिवाइड कर दिया इन्होंने। किसको डिवाइड कर दिया, ही फॉर्मुलेटेड 3 लॉज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ बॉडीज। यानी कि क्या किया, उन्होंने 3 लॉज बनाए जो कि रिलेटेड से किससे रिलेटेड कर रहे थे, वो मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको पढ़ते हैं, हेडिंग बनाते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैं आपको बता चुका हूँ न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है वो फोर्स और मोशन के बीच में रिलेशन को बताते हैं कि फोर्स और मोशन में क्या रिलेशन है। इन्हीं रिलेशंस को बताते हैं न्यूटन्स के ये तीनों नियम। तो हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो मैं लिख देता हूँ, न्यूटन्स formulated 3 लॉज। कितने लॉज बनाए न्यूटन ने, 3 लॉज रिलेटेड टू द मोशन, रिलेटेड टू द मोशन। तो पहले लॉ की बात करते हैं हम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ध्यान देंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपको बताऊं, न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है। न्यूटन्स का पहला लॉ ये कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए।
फिर से समझिए स्टूडेंट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स या बाहरी एफर्ट उस पर ना लगाया जाए, तब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। तो लिखते हैं इस लॉ को, ए बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in uniform motion will continue to move in a straight line with constant speed। constant speed का मतलब है स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड। with constant speed until and unless some external force is not applied on them। some external फोर्स, और फोर्स भी यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ कि फोर्स यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स की बात होगी, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में इनिशिएट करने के लिए अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसको मोशन में लाने के लिए किस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख भी दूंगा, स्पीड अनटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड force is applied on them। तो न्यूटन्स का पहला नियम हमें क्या बताता है कि कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी, अगर चल रही है तो चलती हुई रहेगी तब तक जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर ना लगाया जाए, बाहरी फोर्स उस पर ना लगाया जाए। ठीक है स्टूडेंट, बात को समझ में आ गया होगा। तो न्यूटन्स का जो लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, वो हमें किन किन बातों को बताता है, ये हम कंक्लूजन निकालते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स हम कंक्लूजन निकालते हैं, ये जो हमने डेफिनेशन दी है, इस डेफिनेशन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में लिखने की कोशिश करेंगे कि ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है। पहला पॉइंट मैं लेता हूँ। पहले पॉइंट में मैंने लिया है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड ना हो। यानी कि हमें ये लॉ क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना अप्लाइड हो। तो मैं यहाँ लिख भी दूंगा, ये मान लीजिए कि इसका कंक्लूजन है इस पूरे लॉ का, ए बॉडी एट रेस्ट will remain at rest until external force और यहाँ पर मैंने आपको बता दूँ एक्सटर्नल फोर्स जो है मैं अनबैलेंस ही लूँगा, मैं लिख भी देता हूँ। चलिए, अनबैलेंस्ड, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ओके, सेकंड क्या बताता है ये बात, ऑब्जेक्ट मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कैसा रहेगा, मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाइड हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अ बॉडी मूविंग with constant speed will continue to move with the same constant speed unless external force is not applied on them। external force is not applied on them। तो दो बातें हो गई इसकी।
तीसरी बात क्या है जो ये लॉ हमें बताता है? तीसरा ये है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, ध्यान समझना स्टूडेंट्स, ये बात जो है गैलीलियो ने भी बताई थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और वो पाथ जो है फ्रिक्शनलेस है, कैसा पाथ है? फ्रिक्शनलेस पाथ है, तो वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मोशन में ही रहेगा। कब तक? और उसकी स्पीड कैसी रहेगी उस समय? कांस्टेंट स्पीड रहेगी वहाँ पे, तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाइड ना हो जाए, उसमें कोई चेंज लाने पर। बात को समझिए स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में है तो वो कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करता रहेगा तब तक जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, उसमें चेंज लाने के लिए या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं। तो स्टूडेंट थर्ड पॉइंट पर मैं लिख सकता हूँ ए बॉडी मूविंग along a straight line, moving along a straight line will continue in a straight line, और वो कब तक रहेगी स्ट्रेट लाइन में? अनलेस, तब तक जब तक कि कोई बाहरी फोर्स ना लगा दिया जाए, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स। और देखिए स्टूडेंट, जहाँ कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स की बात आएगी वहाँ हमेशा अनबैलेंस फोर्स की ही बात करेंगे। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, और जब ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा तो हो सकता है उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाए, तो चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए स्टूडेंट, ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इन 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 3 पॉइंट्स में, छोटे छोटे 3 पॉइंट्स में ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्या था वो पॉइंट? ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, तब तक रेस्ट में रहेगी तब तक जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगा दिया जाए। ए बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, कब तक? जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स ना लगा दिया जाए। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही रहेगी तब तक जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए जिस कारण से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। ये 3 पॉइंट जो मैंने छोटे छोटे लिए, इसके पीछे मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न ये है क्योंकि इस लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन जो कर रहा है वो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस लॉ को? इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is also known as law of inertia, law of इनर्शिया। इसको क्या कहते हैं? इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और इनर्शिया को ये 3 पॉइंट जो मैंने आपके छोटे छोटे बनाए हैं, ये 3 पॉइंट बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। यही हम कह सकते हैं कि इनर्शिया के जो टाइप्स हैं वो इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर डिवाइड किया गया है। इनर्शिया, उसके टाइप जो है इन्हीं 3 पॉइंट्स पर बने हुए हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पर ये आ जाती है कि इनर्शिया होता क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? तो इनर्शिया मैं आपको बता दूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने आप को रेस्ट में रखने की या फिर मोशन में रखने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इनेबिलिटी है जो अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहती है, यानी कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहती है। ये क्या है? इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी है। क्या है? इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ इट्स ऑन, यानी कि वो अपनी बॉडी को जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन को ही में ही रखना चाहती है। इसी टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। स्टूडेंट्स लिखेंगे इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या है स्टूडेंट्स? इनर्शिया की डेफिनेशन में लिखूं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। क्या है? इट इज़ द
प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, मैंने आपको बताया अभी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, property of the body to resist any change, to resist any change in its state, in its state is termed as inertia, is termed as inertia। समझे स्टूडेंट्स इस बात को, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया ही था, फिर से समझ ले। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिस कारण से बॉडी रेजिस्ट करती है, यानी कि रोकती है, रुकावट पैदा करती है, किसमें, एनी चेंज इन इट्स स्टेट, जो कि उसकी स्टेट में कोई भी परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, उस परिवर्तन को रोकने की कोशिश करने की प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। यानी कि अपने अंदर कोई भी चेंज आने नहीं देना चाहता है ऑब्जेक्ट, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनर्शिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है। इसको हम थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था, इट इज़ द इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी। क्या है, इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है, ये अपनी चेंज को रेजिस्ट करता है, अपनी चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, इनर्शिया। अब एक चीज़ समझें, इनर्शिया टोटली डिपेंड ऑन मास। इनर्शिया क्या है, टोटली डिपेंड ऑन मास। मैं आपको समझाता हूं, टोटली डिपेंड ऑन मास, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जो है कम है, उसकी पोजीशन को चेंज करने पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, कम अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। कह सकते हैं कि कम फोर्स लगाने पर भी उसका इनर्शिया जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसके मोशन को चेंज करने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कह सकते हैं कि जिसका मास जितना ज़्यादा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा हमें क्या होगा, उसके अंदर इनर्शिया होगा। यानी कि जितना मास उसका ज़्यादा, उसकी इनर्शिया उतनी ही ज़्यादा, क्योंकि उसकी इनर्शिया को चेंज करने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कह सकता हूँ मैं, इनर्शिया टोटली डिपेंड ऑन मास। इनर्शिया जो है वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर इसके टाइप जो है वो डिफाइन किए गए हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया था रेस्ट के ऊपर। तो फर्स्ट जो टाइप है इनर्शिया का वो क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड जो टाइप है इसका जो था वो क्या था, पॉइंट मोशन के ऊपर था हमारा। तो सेकंड जो है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। सेकंड जो टाइप क्या है इनर्शिया का, इनर्शिया ऑफ मोशन। और जो थर्ड जो पॉइंट मैंने लिया था वो था डायरेक्शन के ऊपर। किसके ऊपर था, डायरेक्शन के ऊपर। तो थर्ड जो टाइप है इनर्शिया का वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके जो है इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। फर्स्ट हम लिखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे कि इसका नाम ही है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो कि उस बॉडी को किस में रखना चाहती है, रेस्ट में रखना चाहती है, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। फिर से समझ लें, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण बॉडी जो है रेस्ट में ही रहना चाहती है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको लिख सकते हैं हम, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ बॉडी या इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, जो मन हो आपका वो लिख दें इसमें। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट wants to be remain in rest।
जिस कारण से ऑब्जेक्ट किस में रहना चाहता है, रेस्ट में ही रहना चाहता है। एग्जाम्पल समझे, क्योंकि इसकी जो है एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या है, देखिए जब भी हम किसी बस में या गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं, उस समय गाड़ी रुकी हुई अगर हो, बात को समझे कि गाड़ी अगर रुकी हुई है और अचानक से चल उठे, बात को समझे कि अगर गाड़ी सपोज करें ये कोई कार थी और ये कार अभी क्या है, रेस्ट की पोजीशन पे है, यानी कि रुकी हुई है, और यहाँ पर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो भी कैसी पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन पे हैं। ठीक है, बात को समझे, यहाँ जो पैसेंजर है वो किस में है, रेस्ट पोजीशन पे है। लेकिन क्या हुआ, अचानक से ये कार जो है स्टार्ट हो जाए, क्या हो जाए, अचानक से ये कार जो है वो स्टार्ट हो जाए, तो कार अब किस में आ गई, मोशन में आ गई। किस में आ गई है, मोशन में आ गई है। तो उस समय इस ऑब्जेक्ट यानी कि इस पैसेंजर पर क्या चेंज आएगा, तो हम देखेंगे कि वो पैसेंजर किधर जाएगा, फॉल बैकवर्ड। क्या होगा, द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। वो किधर की तरफ गिरेगा, पीछे की तरफ गिरेगा। किधर की तरफ गिरेगा, वो पीछे की तरफ गिरेगा। इसके पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इट इज़ बिकॉज the inertia of rest। ये किसकी वजह से है, ये है inertia of rest की वजह से। किसकी वजह से है, inertia of rest की वजह से। तो पैसेंजर इस कंडीशन पे बैकवर्ड गिरेगा, उसके पीछे का कारण क्या है, inertia of rest है। अब इसको थोड़ा सा और मैं अगर एक्सप्लेन करने की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ, लिखेंगे बाद में हम, कि होगा क्या कि सपोज करें ये पैसेंजर यहाँ पर बैठा हुआ था और ये वो कार थी। ठीक है, ये कार अचानक से चल निकली, यानी कि मोशन में आ गई। तो यहाँ पर जो फीट होंगे यानी कि जो पैर होंगे पैसेंजर के, वो भी किसके कांटेक्ट में होंगे, इसकी कार की सरफेस के कांटेक्ट में होंगे, जिस कारण से क्या होगा कि ये पैर भी किस पोजीशन पे आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। लेकिन जो अपर बॉडी है इस पैसेंजर की, वो क्या होगी, रेस्ट में होगी। अपर बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी। और ये अपर बॉडी अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाहिए ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से किस में रखना चाहिए, अपने आप को बैक में ही रखना, सॉरी अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाहिए, जिस वजह से क्या होगी, ये बैकवर्ड गिर जाएगी, यानी कि कहाँ हो जाएगी, वो फॉल होगी किसकी तरफ, बैकवर्ड तरफ। किस कारण से, क्योंकि ये अपने आप को किस में रखना चाहती है, रेस्ट में रखना चाहती है, और कार किस में आ गए हैं, मोशन में आ गई है। तो अपने आप को ये रेस्ट में रखने की वजह से ये कहाँ गिरेगी, ये पीछे की डायरेक्शन में गिर जाएगी। तो इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दिया है, लिख भी देता हूँ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसके पीछे कारण है। क्या होगा, ऑन सडन स्टार्ट ऑफ कार, on sudden start of car bring motion in car। अचानक से कार स्टार्ट होने पर क्या हो जाएगा, कार में मोशन आ जाएगा, एज वेल एज, और ये मोशन और किस में आएगा, इस पैसेंजर के पैरों में, क्योंकि ये पैसेंजर के जो पैर हैं वो किसको कांटेक्ट में कर रहे हैं, किसके कांटेक्ट में है, कार के कांटेक्ट में है। एज वेल एज the feet of the passenger as they are in contact of car। किसके कांटेक्ट में है, वो कार के कांटेक्ट में है। ठीक है, फिर क्या होगा, बट द अपर बॉडी, लेकिन जो ऊपर की बॉडी जो है वो किस में है, रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट में है, और वो अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाहती है, या ये कहें कि ये अपोज करेगी इस मोशन का। किसका अपोज करेगी, मोशन का अपोज करेगी। तो मैं लिख सकता हूं, द अपर पार्ट oppose this motion
oppose this motion due to inertia of rest, due to inertia of rest, inertia of rest, and want to be wants to be in previous position, and wants to be in previous position. तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जांपल है ये। सपोज करें एक ट्री है और इस ट्री को हिलाने पर, क्या करने पर, हिलाने पर, या ये मान लीजिए इसकी एक ब्रांच और मान लेते हैं हम, इसकी ब्रांच है जिस पे कई सारे लीव्स लगे हुए हैं, ठीक है। जब कोई इस ब्रांच को हिलाता है तो लीव्स क्या होते हैं, टूटकर नीचे गिर जाते हैं। आपने देखा भी होगा और कई बार किया भी होगा कि जब हम ब्रांच को हिलाते हैं तो लीव्स टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इसके पीछे का कारण भी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इसके पीछे कारण भी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे है जानते हैं कि जैसे ही किसी ने इस डाली को हिलाया, इस ब्रांच को हिलाया, तो ये डाली किस में आ गई, मोशन में आ गई। किस में आ गई, मोशन में। किस पोजीशन में आ गई, ये मोशन में। लेकिन यहाँ जो लीव्स लगे हुए हैं ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लीव्स हैं वो अपोज कर रहे हैं मोशन का। किसका अपोज कर रहे हैं, इस ब्रांच में होने वाले मोशन का अपोज करेंगे, जिस कारण से क्या होगा, ये नीचे की तरफ झड़कर गिर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को बरकरार रखना चाहेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट को में ही रहना चाहेंगे, जिस कारण से ये टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जाम्पल है। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, या कह सकते हैं सेकंड जो टाइप है हमारा, वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या टाइप है, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन है तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी इनर्शिया है, इसमें क्या होगा, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि ये किसका अपोज करेगी, अपनी मोशन में होने वाले चेंज का अपोज करेगी। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज़ द टेंडेंसी, इट इज़ द टेंडेंसी of a body to oppose any change in its motion, यानी कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी है जो कि अपोज करेगी अपने अंदर होने वाले चेंज का, जो कि किस में आएगा, मोशन में। यानी कि मोशन में होने वाले चेंज का अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो कहलाती है इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या कहलाएगी, इनर्शिया ऑफ मोशन। मैं इसको हम वो भी कह सकते हैं जो हमें बताया था, इट इज़ द इनेबिलिटी। क्या है, इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्पीड ऑन इट्स ऑन। मैं लिख दूंगा, और में भी लिख सकते हैं, इट इज़ द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी to change its speed on its own। ये किसी भी बॉडी की वो इनेबिलिटी है जिस कारण से वो अपने आप अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स इफ ए बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड देन द बॉडी वांट्स टू मूव विद द सेम स्पीड। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड में रन कर रहा है तो वो क्या चाहेगा कि उसी स्पीड में वो हमेशा मोशन करता रहे, एंड अपोज एनी चेंज इन इट्स स्पीड, और उसमें स्पीड में होने वाली किसी भी चेंज का वो अपोज करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको स्टूडेंट। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि इनर्शिया मोशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी है, वो प्रॉपर्टी है जिस कारण से वो अपने अंदर आने वाले मोशन के चेंजेस को अपोज करता है। यानी कि वो नहीं चाहता कि उसके मोशन में कोई भी नया चेंज आए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं।
क्या है एग्जाम्पल? क्या होता है कि सपोज करें हम एक चलती बस में जा रहे हैं, बस चल रही है और इस बस में हम बैठे हुए हैं, इस बस में हम बैठे हुए हैं। बात को समझना स्टूडेंट, ये बस चल रही है और इस चलती हुई बस में हम बैठे हुए हैं। तो क्या होता है कि इस चलती हुई बस में, यानी कि बस किस में है? मोशन में है। उस समय हम भी किस में हैं? मोशन में हैं। हम भी किस में हैं? मोशन में है। लेकिन सडनली अगर इस बस में क्या लगा दी जाए? ब्रेक लगा दी जाए, तो ब्रेक लगने पर क्या होगा? हम कहाँ गिर जाएंगे? हम कहाँ गिरेंगे? हम गिरेंगे टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड। हम कहाँ गिरेंगे? हम गिरेंगे आगे की तरफ। किधर की साइड गिरेंगे? हम गिरेंगे आगे की तरफ। इसमें कब लगाएगी? ब्रेक लगने पर हम कहाँ गिर जाएंगे? आगे की तरफ गिरेंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको एक बार दोबारा समझते हैं। चलती हुई बस थी, अचानक से उसमें ब्रेक लगी, तो पैसेंजर कहाँ की तरफ गिरेगा? आगे की तरफ गिरेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है इनर्शिया ऑफ मोशन। आइए इस रीजन को डीपली समझते हैं कि होगा क्या इस कंडीशन पर। व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइंग इन दिस बस, देन द अपर बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वांट्स टू बी रिमेन इट्स पोजीशन ऑफ मोशन। क्या होगा कि जो अपर बॉडी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो किस पोजीशन पर रहना चाहेगी? वो मोशन में ही रहना चाहेगी, जिस कारण से क्या होगा? वो आगे की तरफ गिरेगा। मैं इसको लिख देता हूँ। क्या होगा कि इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या होगा? व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स, then the body या the upper part of the passenger wants to remain its position ऑफ मोशन, अपने मोशन की पोजीशन को बरकरार रखना चाहेगा, जिस कारण से क्या होगा? बस तो रुक गई है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किस में रहना चाहता है? अभी भी मोशन में रहना चाहता है, जिस कारण से उसकी बॉडी जो है मोशन करती हुई आगे की तरफ गिर जाती है। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? सडनली जब इस कार में या बस में ब्रेक लगेगी, तो इसमें जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसकी बॉडी उस समय बस या कार की तरह ही मोशन में रहना चाहती है, जिस कारण से वो कहाँ गिर जाएगी? आगे की तरफ गिर जाएगी। रिमेन्स टू इट्स पोजीशन ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन एंड हैंस टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड, एक और एग्जाम्पल आपने देखा होगा, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जब भी हम बाइक से जा रहे होते हैं और अचानक से हम ब्रेक लगाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या है? आगे की तरफ जंप कर जाती है। क्या हो जाती है? हमारी बॉडी आगे की तरफ जंप कर जाती है। उसके पीछे का रीज़न भी यही है, इनर्शिया ऑफ मोशन। होता क्या है कि जब भी कोई बाइक सवार जो है बाइक पे बैठा होता, सपोज करें ये बाइक है और इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बैठा हुआ है, अचानक से जैसे ही इस ऑब्जेक्ट ने ब्रेक लगाई, यहाँ पर ब्रेक लगा दी, तो क्या होता है कि ये बाइक जो पहले मोशन में थी उसके कंपैरिजन में ये ऑब्जेक्ट भी किस में था? मोशन में था। लेकिन सडनली इसने जो है ब्रेक्स अप्लाई कर दी, यहाँ पर जो है ब्रेक लग गई, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस में रहना चाहेगा? अपनी मोशन की पोजीशन में रहना चाहेगा, जिस कारण से क्या है? वो आगे की तरफ गिर जाता है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? वो आगे की तरफ किस कारण से गिरता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट यानी कि पैसेंजर अभी भी अपनी मोशन की पोजीशन में ही रहना चाहता है। इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। अब लास्ट इनर्शिया बचता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन। क्या है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज, और वो चेंज किस में होना चाहिए?
वो चेंज इन डायरेक्शन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो अपने डायरेक्शन में होने वाले चेंज को अपोज करे, वो क्या कहलाती है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाती है। अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने क्या देखा होगा कि हम जब भी जो है चाकू में धार लगवाने जाते हैं, चाकू जो है शार्प करवाने के लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी जो स्पार्क निकल रही है वो एक टेंजेंशियली निकलती है। कैसे निकलती है? टेंजेंशियली, यानी कि जिस सर्कुलर पाथ में उसको हम घिसते हैं किसी दूसरे ट्रैक पर, तो क्या होती है उसके जो स्पार्क्स निकलती है नाइफ के द्वारा, शार्पर नाइफ के द्वारा जो स्पार्क निकलती है वो कैसे जाती है? टेंजेंशियली जाती है। कैसे जाती है? टेंजेंशियली जाती है। उसके पीछे कारण क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो मैं लिख सकता हूँ द स्पार्क्स produced when knife is sharpened against a grinding wheel, go tangentially to the rim of wheel due to inertia of direction, यानी कि वो कैसे स्पार्क निकलेगी? टेंजेंशियली निकलेगी। किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। और अगले वीडियो में हम मोमेंटम के बारे में भी जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।